Hey students, welcome to Fundo Tutor YouTube channel. I'm a solitary educator आयुष अग्रवाल और आज हम एक और वन शॉट शुरू करने वाले हैं जो कि सिविक्स पे होगा, फेडरलिज्म पे। सो बेसिकली ये जो पूरी वन शॉट की सीरीज है सोशल स्टडीज़ की, ये हम क्लास 10th बोर्ड्स को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। और इससे पहले हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के चैप्टर 1, तीनों के चैप्टर 1 की वन शॉट हमने कवर कर ली है और हमने हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी नेशनलिज्म इन इंडिया की वन शॉट कवर कर ली है। ठीक है। सो आज मैं आपके लिए सिविक्स की एक चैप्टर लेके आऊँ जो फेडरलिज्म है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कंसेप्चुअलिटी इसमें बिल्ड करनी पड़ती है इसको समझने के लिए। ठीक है। सो आज हम जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, पूरे फेडरलिज्म का सार जानेंगे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, किस तरह से इसका मतलब कि किस तरह से ये डेवलप हुआ, ठीक है, कैसे कैसे आया और किस तरह से अब इंडिया में ये एग्जिस्ट करता है, आज की सिचुएशन क्या है उसके साथ। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर, ये जो वन शॉट की सीरीज है, पूरी वन शॉट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हर सब्जेक्ट की, आप अगर उस वन शॉट को अच्छे से देखोगे, समझोगे, ठीक है, और प्रॉपर नोट मेकिंग करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं। ठीक है। तो अगर आप बस अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आप एग्जाम में आपके लिए आपने जितना भी पढ़ा हो आपको उससे ज्यादा पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। और अगर आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं है, आपने प्रिपरेशन वैसी नहीं की है, इसके बाद भी अगर आप पूरी वन शॉट को अच्छे से समझते हो तो उसके बाद अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के पढ़ लो, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा मेरी वन शॉट पढ़ने के बाद। ठीक है। तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और सोशल स्टडीज में जो जितना टाइम हमारे पास बचा है उस टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और एग्जाम में हम उस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, ठीक है, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके, इसकी मैंने पूरी स्ट्रैटेजी भी अपने एक मतलब कि दूसरी वीडियो में मैंने बताई हुई है। ठीक है, उसकी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, आप उसको सर्च कर लेना। ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए यार आज स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म के चैप्टर को। ठीक है, बहुत अच्छे समझना है इसको, क्या है क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा हर चीज़ें, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। बेसिकली फेडरलिज्म एक बहुत वास्ट चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में। तो ये वीडियो जो है वो फेडरलिज्म चैप्टर का पार्ट 1 है वन शॉट का। ठीक है, हम इसके बाद पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जो कि नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, और आप पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, उसके बाद वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने से वीडियो को क्या होगा कि वीडियो बोरिंग हो जाएगी। ठीक है। सो यही एक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू, और वीडियो को देखो और एंजॉय करो। थैंक यू। So basically, first of all, what is फेडरलिज्म? आधे से ज्यादा मेजॉरिटी बच्चों को ये नहीं पता होता कि फेडरलिज्म होता क्या है, वो बस रट लेते हैं। ठीक है, सोशल स्टडीज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है वो यही होता है कि हम बस रट ले। ठीक है, हमें नहीं पता कि चीजों का मतलब क्या है, वर्ड जो लिखे हैं मतलब क्या है, बस हमने रट लिया उसको लिख देते हैं एग्जाम में। ठीक, उसके कारण क्या होता है कि इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमने रट लिया तो अच्छी बात है, बट इन केस अगर वो रटा हुआ हम भूल गए, उस रटे हुए जो हमने आंसर रटा है उसका अगर एक पॉइंट भी अगर हम भूल गए, एक वर्ड भी भूल गए, तो फिर एग्जाम में जो हमारा आंसर है वो हम स्ट्रक्चर नहीं कर पाते और फिर हम एंड करते हैं कुछ आलतू फालतू लिखते हैं आंसर में और हमारा नंबर जो है वो कट जाता है। ठीक है। सो बेसिकली आज मैं आपको फेडरलिज्म पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर एक टर्म, हर एक वर्डिंग जो मेरे आपके बुक्स में लिखी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। और इसमें एक बात है यार कि एक्स्ट्रा मैं कुछ भी ऐड नहीं करता, जो है आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी को ही मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज फेडरलिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री में जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके बाद उसमें मैंने पढ़ाई है। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है वहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, बट यहाँ पे इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो यार सॉरी, गवर्नमेंट इंडिया में अगर बात करें प्रेजेंट में, तो गवर्नमेंट कैसी होती है? एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री पे मतलब उनका रूल होता है। ठीक है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेएमएम की गवर्नमेंट है। ठीक है, यूपी की बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, पर पूरी एक होती है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में भी चल रही है। ठीक, फिर होती है एक लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अ वे टू शेयर पावर। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट मतलब कि अपनी जो पंचायत वगैरह होती है उनको हम लोग लोकल गवर्नमेंट गिनते हैं। ठीक है। सो बेसिकली एक तो होता है यार, देखो मैक्सिमम जगह पे क्या है ना कि सेंटर के पास बहुत पावर होती है। ठीक है, तो सेंटर के पास ज्यादा पावर होने के कारण क्या होता है कि सेंटर जो है अपनी मनमर्जी चलाती है पूरे देश पर। ठीक है, ऐसी चीजें होती है।
तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पावर्स को हम शेयर करेंगे, मतलब सेंटर के पास जितनी पावर है उतनी उस मतलब पूरी ऑटोनॉमी पावर जो होती है, मतलब कंप्लीट पावर हम सेंटर को नहीं देंगे, ठीक है। हम कुछ पावर स्टेट के साथ शेयर करेंगे और स्टेट कुछ पावर लोकल जो गवर्नमेंट है या लोकल जो भी मतलब चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट, वो उनको कुछ पावर देंगे, ठीक है। तो सारी पावर, सारी ऑटोनॉमी हम एक के पास नहीं रहने देंगे, पावर की शेयरिंग होती है। बेसिकली फेडरलिज्म का बेसिक मतलब ये पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर को सेंटर, स्टेट और लोकल में शेयर करने को बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी चिंता नहीं करना, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे पावर सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है यानी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सब में पावर जो है डिवाइड होती है। बस यही कहने का मतलब है, ठीक है। सो अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो फेडरेशन में अगर फेडरेशन बोलते हैं तो 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। देखो, one is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest, ठीक है। पहली वो गवर्नमेंट होती है जो एंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट पे जो चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे डिफेंस हो गया तो कंट्री की डिफेंस की बात कर रहे हैं, स्टेट की डिफेंस की बात नहीं करते हैं हम कभी, हाँ ना। जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो किसकी है? कंट्री की है, ठीक है। तो वो डिफेंस क्या हो गया? एक नेशनल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल पीस की बात करें, क्या है? नेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो मतलब जो कंट्री की जब हम बात करते हैं तो कंट्री की बात करने पे जो चीजें आती हैं, ठीक है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, मतलब कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई हम तुमको ये मेरे पास ये रिसोर्स तुम ये ले लो, वो रिसोर्स तुम हमको दे दो, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रीटी एक तरह से हम लोग अग्रीमेंट करते हैं। बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं इंडिया में, ठीक है, पेट्रोलियम को लेके, वेपन्स को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, ठीक है। तो वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट की बात है, डिफेंस नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो ये सब चीजों की बात है। तो ये पहले तो ये गवर्नमेंट होता है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट वो होती है जो प्रोविंसेस यानी स्टेट्स, देखो पहले ना स्टेट्स को प्रोविंसेस बोलते थे, तो इसलिए प्रोविंसेस वर्ड को यूज किया जाता है। प्रोविंसेस का मतलब स्टेट होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेट, ठीक है, स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है उन सब पे ध्यान दे, वो दूसरी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सारांश में बताया जाए तो पहली वो फेडरलिज्म में 2 गवर्नमेंट होती है। पहली वो गवर्नमेंट जो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करे, नेशनल इंटरेस्ट की बातों पे काम करे। दूसरी वो जो स्टेट के इंटरेस्ट पे काम करे, ठीक है। अब जैसे स्टेट का बॉर्डर है, ठीक है, तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट मान लो कुछ है कि मान लो कि कोई भी स्टेट ले लो, यूपी ले लो, ठीक है। तो यूपी बिहार के बीच में कोई स्टेट में कुछ दिक्कत है तो वो सब चीजें हैं। फिर स्टेट यूपी बिहार के बीच में कुछ स्टेट को लेकर कुछ बातें हैं, तो वो सब चीज क्या है? वो स्टेट के इंटरेस्ट की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 स्टेट्स मतलब एक दूसरे से इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरी तरह एक वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे काम बताया गया कि क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट को मूव करते हैं। अब देखो फेडरलिज्म क्या है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको एक आइडिया लग गया होगा फेडरलिज्म क्या होता है। अब उसके फीचर जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट फेडरल है, अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फेडरल है तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे यानी टीयर्स होंगे, ठीक है। जैसे टीयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि देखो मैं टीयर्स का मतलब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो सपोज करो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके नीचे आएगी अपनी लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत वगैरह होती है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड ऑल, ठीक है। वो सब भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लेवल्स हो गया, है ना। तो ये सिस्टम जहां पे है और जहां पे इन तीनों के बीच में मतलब पावर शेयरिंग हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म का फीचर है कि यहाँ पे पावर शेयरिंग होता है। और अगर फेडरलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, फेडरलिज्म नहीं होगा तो भाई ये जो देख रहे हो ना सेंटर, ये डोमिनेट कर देगा, ये सबसे बड़ा होगा। फिर अगर स्टेट की बात करें, छोटा सा स्टेट होगा, छोटा सा ये जो लोकल गवर्नमेंट होगा, वो तो सारी जो मेजोरिटी पावर है वो इसके पास रहेगी। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि मेजोरिटी पावर इसके पास रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ना के बराबर पावर होती है, तो वो फेडरलिज्म का सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर के लेवल पे जुरिसडिक्शन कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट करती है, बड़े बड़े जो केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, ठीक है। तो सेंट्रल का अपना जुरिसडिक्शन है, ठीक है, अपना लेजिस्लेशन, उसका अपना पार्लियामेंट है जहां से लॉ बनता है, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
तो वो पूरे जो भी कुछ करती है वो पूरे कंट्री के लिए करती है, पूरी कंट्री को देखते हुए करती है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम किसी स्टेट के लिए कर रहे हैं कि नहीं एमपी के लिए ये कर देते हैं, इसके लिए जो भी करना है हमें पूरे कंट्री को देखते हुए करना है। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो पूरे कंट्री के लिए होती है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, और भी बहुत सारी उज्ज्वला योजना एंड ऑल, तो ये सब के पूरी कंट्री के लिए लॉन्च होती है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर टारगेट करते हुए लॉन्च नहीं होती है, ठीक है। तो स्टेट का, सेंटर का अपना जुरिडिक्शन है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो अपना देखती है। स्टेट का अपना जुरिडिक्शन है हर स्टेट में, मतलब हर स्टेट में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मैक्सिमम स्टेट्स के पास अपना हाई कोर्ट है, और कुछ जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनका मिला के एक हाई कोर्ट है, ठीक है। अगर आप बात करो तो आप अगर जिस भी स्टेट में रहते हो वहां का अपना एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो स्टेट्स का वो अपना जुरिडिक्शन है। अगर स्टेट में आपके साथ कुछ होता है तो पहले आप कहां जाते हो? पहले आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, जो कि किसका कोर्ट है? लोकल गवर्नमेंट का कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। इसमें आप जाते हो, इसमें बात करते हो, इससे मन नहीं बढ़ता तो आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से मन नहीं बढ़ता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। इस तरह से चीज चलती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंट टीयर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, इनका अपना जुडिशन होता है, अपना लेजिस्लेशन होता है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो कि अब आप बोलोगे भैया कि लॉ तो भाई पार्लियामेंट बनाती है, लॉ तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती नहीं है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो बहुत बार होता है कि स्टेट पे फिट नहीं बैठती, तो स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जो वहां का गवर्नर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये इसके कुछ एक्सेप्शन है जो आप आगे जाके पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। तो बेसिकली मैंने समझाने का मतलब ये है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना जुरिडिक्शन, अपना लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, हर देखो टैक्सेशन की बात करें अगर तो हर स्टेट के पास अपना अपना टैक्सेशन का सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे बिहार में लीकर बैन है, ठीक है, बिहार में लीकर बैन है, बिहार में लीकर नहीं चलता है, ठीक है। शराब, झारखंड में शराब चलती है, ठीक है। तो झारखंड के जो सरकार है वो लीकर पे टैक्स करती है, बिहार की सरकार नहीं कर सकती, टैक्सेशन वहां पे नहीं है उस चीज का। तो हर जगह पे अपना अपना टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन का सिस्टम अपना अपना है। सिर्फ इंडिया में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही टैक्सेशन है जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है, वो आप सब जानते हो, वो है जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पूरी कंट्री में लगता है, कुछ भी आप खरीदोगे सब चीजों पे लगता है, ठीक है। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन स्टेट का अपना अपना टैक्स होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, टोल टैक्स हो गया, फिर टैरिफ्स हो गया, ठीक है। तो वो स्टेट का अपना अपना चार्जेस होता है, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट मतलब एडजस्ट करना चाहे वो करती है, उसके पास वो पावर है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि सबके पास अपनी अपनी कुछ लिमिटेड अपनी पावर्स होती है, ठीक है। अगर इंडिया की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में क्या है कि कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी ओवर पावर्ड है हमारे जो फेडरलिज्म का फीचर है, ठीक है। हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है इंडियन फेडरलिज्म का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी पावरफुल लगती है इन कंपैरिजन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ये कैसे होता है मैं आपको आगे स्टेट में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ के रखो, ध्यान में रखो कि इंडिया का मॉडल कैसे चलता है, ठीक है, ताकि आपको 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। सो The existence of authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, ठीक है। देखो existence and authority of each tier मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद से बना लिए, कल को हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपना एक गवर्नमेंट मतलब कोई अपना लेवल का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट बना लिए, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ एग्जिस्टेंस बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अथॉरिटी भी उनकी बताई गई है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो मतलब देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये सब चीजें बोली जा रही है। द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल गवर्नमेंट। देखो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लॉ बुक है, ठीक है, बेसिकली आसान भाषा में एक लॉ बुक है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर कोई प्रोविजन है, फंडामेंटल प्रोविजन है जो कि स्टेट को लेकर है, ठीक है, जिसमें स्टेट का भी कुछ पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर वो स्टेट को लेकर कोई बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ स्टेट को लेकर कुछ चेंजेस करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कंसेंट से ही वो प्रोविजन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, है ना। मान लो कि सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका वास्तविक जीवन से कोई नाता नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि सपोज करो कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं,
तो उत्तर प्रदेश में कोई चीज बैन करनी है, ठीक है, कोई चीज उत्तर प्रदेश में बैन करनी है, तो उसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती है, उसको स्टेट का कंसेंट लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज कौन प्रोवाइड करता है? ये फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो हमें ये राइट, वो जो हमें है, ये पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को, यहाँ उसकी भी बात सुनी जाएगी। बेसिकली आसान भाषा में पूरे फेडरलिज्म का निचोड़ जानेंगे तो ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड लॉज बन रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है कंट्री में, उसमें उसका भी एक हिस्सा लेना, रिप्रेजेंटेशन रहना, ठीक है। बेसिकली सपोज करो आपकी एक फैमिली है, ठीक है, तो सारे काम जो है मान लो आपके भैया कर रहे हैं, ठीक है, और सब कोई आ रहा है, जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं वो मतलब भैया को बहुत तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई बढ़िया है ना, बहुत बहुत मेहनती लड़का है, ये है, मेहनती लड़की है, जो भी है, ठीक है। तो आप चाहोगे कि आपका रिप्रेजेंटेशन दे, आपने अगर उसमें कुछ काम किया है, ठीक है, या भैया ऐसा कर रहा है कि कोई काम लेता है बट आपसे करवा ले रहा है, ठीक है, कुछ काम आपसे कर रहा है बट आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप चाहोगे ना कि आपको क्रेडिट मिले इस चीज के लिए, क्योंकि आपने भी काम किया, आपने मेहनत की भाई, बट कोई उसको देख नहीं रहा, तो इसीलिए आप चाहोगे कि आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो यही चीज फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है, स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म होता क्या है, पूरा बेसिक मैंने आपको बताया फेडरलिज्म का, ठीक है। कोर्ट्स प्ले अ की रोल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट्स, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉयर्स पैराडाइज है। लॉयर्स पैराडाइज का मतलब कि वो मतलब कानूनी किताब है, ठीक है, तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। किसी आप भी कल को आप जाओ कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, ठीक है, उठाओ क्या, नेट पे देख लो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का रीजन है क्योंकि वो लॉयर्स की बुक है, लॉयर्स ने उसको डिजाइन किया है। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यूपीएससी लेवल के बंदे हैं, उनको वो चीज समझ में आ जाती है क्योंकि उन्होंने पढ़ी होती है, ठीक है, बट आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए जो कोर्ट्स है वो क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है वो बताते हैं, ठीक है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और जो गवर्नमेंट्स को जितने पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको वो बताते हैं, ठीक है। 10 Supreme Court plays the role of an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power। मतलब देखो, मान लो कल को क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, जेएमएम को लेता है झारखंड का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्प्यूट रहता है किसी बात को लेकर, ठीक है। मान लो बीजेपी बोल रही है कि नहीं झारखंड में शराब बैन करनी है, जेएमएम बोल रही है नहीं झारखंड में शराब बैन नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी मैटर ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी मैटर को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे उनको कौन ये डिस्प्यूट सुलझाएगा, ये जो लड़ाई है, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सुलझाएगा कौन, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक एम्पायर की तरह काम करती है। जो क्रिकेट में देखते हो ना एम्पायर होता है, उसका काम क्या होता है, डिसीजन देना, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है, वो डीआरएस वगैरह छोड़ दो, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक एम्पायर की तरह काम करती है, सारा डीआरएस, थर्ड एम्पायर, सारा एम्पायर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, समझ में आ रहा है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। देखो सरकार जो चलती है, किसी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट चल रही है तो कैसे चल रही है, पैसों पे चल रही है ना। जो भी वो स्कीम्स लेके आती है या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है, डेवलप करवा रही है, कुछ भी करा रही है स्टेट में, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पैसे कहाँ से आते हैं, आप जो टैक्सेस पे करते हो, जो दिनभर की जिंदगी में आप जो चीजें खरीदते हो, ठीक है, आप जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हो, ठीक है, इनकम टैक्स पे करते हो, तो वो सब जगह से वो सब चीजें उससे सरकार के पास पैसा आता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे, ताकि सबके जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, नहीं सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम भीख मंगे नहीं बने, हमको भीख नहीं मांगना पड़े सेंटर से मांगा कि भाई यहाँ पैसा दे दो, पैसा दे दो, हमको ये करना है, हमको ब्रिज बनाना, हमको पैसा दे दो, ठीक है। तो अब अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करना होता, स्कूल खोलना है, स्कूल में कोई नई स्कीम लेके आनी है, फिर कोई लोगों के लिए नई स्कीम लेके आनी है, ठीक है, कुछ ब्रिज टूट गया है उसको बनवाना है, रिपेयर कराना है, या नई ब्रिज बनवानी है, या नया हाईवे बनाना है, तो बस चले गए सेंटर के पास कटोरा लेके, भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। फेडरलिज्म
इसी चीज से स्टेट को बचाता है, लोकल गवर्नमेंट को बचाता है, ठीक है। उनको वो प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से खुद कर सकते हो, आपको किसी सेंटर से मांगने की जरूरत नहीं है। बट बहुत सारी ऐसा टाइम होता है जब स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंटर से पैसे मांगने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो चीजें होती हैं। बट मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बात है, ठीक है। द फेडरल सिस्टम हैज अ डुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, डुअल ऑब्जेक्टिव। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री में यूनिटी बने रहे, कंट्री सेफगार्ड रहे, ठीक है। एंड ऑल्सो इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग रीजन के जो लोग हैं, ठीक है, उनमें एक तरह से एकता बनी रहे। फेडरलिज्म का फीचर जो है वो ये करवाता है, ठीक है। मतलब दुश्मनी नहीं होने देता, दो बॉडीज में या दो पार्टीज में दुश्मनी नहीं होने देता। फेडरलिज्म का फीचर यही करता है, ठीक है। सो फेडरलिज्म के ये सब फीचर्स थे। फेडरलिज्म क्या था मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे अभी और समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलता मैं वन शॉट हूँ, बट वन शॉट होता नहीं है, मैं पूरी क्लास आपको एक तरह से दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। An ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together, ठीक है। अब ये तो हो गया फेडरलिज्म की बात। देखो अब एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आइडियल फेडरल सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट होता है, एक बाइंडिंग होती है, ठीक है। एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब कि साथ रहने का अग्रीमेंट हो। देखो अगर गाड़ी के दो पहिए हैं तो गाड़ी के दो पहिए जब तक साथ में चल रहे हैं स्मूथ चलेगी गाड़ी, एकदम मक्खन, ठीक है। बट अगर एक पहिए में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, या एक पहिया ज्यादा आगे भागने लगता है तो क्या होगा, अनबैलेंस होगी, गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बोली जा रही है कि एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम जब गवर्नमेंट का होता है तो उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और अग्रीमेंट होता है कि हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, ठीक है। ये चीज बोली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो यहां बेसिकली बात की जा रही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है, ठीक है। जो पावर्स है, मान लो सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, ठीक है। वो डिफेंस पे अपना कोई भी लॉ बना सकते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती है, ठीक है। ये सब चीजें तो वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। सिविक्स को मैं आपके लिए इतना ईजी कर दूंगा कि आपको फिर मतलब बहुत सब कुछ जो भी चीज इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम आपको पूरा तरह समझ भी आ जाएगा और बहुत इजी लगेगा, ठीक है। फिर जो पॉलिटिकल डिबेट्स टेलीविजन पे होती हैं आजकल, वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है, कि क्या क्यों बात हो रही है ऐसा। देखो स्टेट गवर्नमेंट वैरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का बात करें तो एक फेडरेशन दूसरे फेडरेशन में वैरी करती है, ठीक है। फेडरेशन आर फॉर्म्ड इन टू वेज, फेडरेशन दो तरह से बनते हैं, ठीक है। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। देखो बेसिकली बात करें तो फेडरेशन दो तरह से बनते हैं, ठीक है। पहला होता है कमिंग टुगेदर, मतलब जब साथ में आके फेडरेशन बनाई जाए, ठीक है। फेडरेशन का मतलब होता है दो लोगों का जुड़ना, ठीक है। तो अगर फेडरेशन कैसे बनता है, जब दो लोग साथ में आएंगे तो आप फेडरेशन बनेगा, ठीक है। देखो इन दिस टाइप स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। स्टेट जो है वो आपस में मिलकर एक फेडरेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। अमेरिका आप जानते हो, सब कुछ जानता है अमेरिका क्या होता है, ठीक है। अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ था आपको पता है? जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो बेसिकली पहले वो अमेरिका था नहीं, ठीक है। जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स थे, ठीक है, इस तरह से कैसे छोटे छोटे थे यूनिट्स थे, ठीक है। इन लोगों ने सोचा कि भाई अब हम लोग साथ में क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, है ना। हम लोग साथ में सब ज्वाइन हो जाते हैं और एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अब ये छोटे यूनिट्स बेसिकली एक बड़ी यूनिट बन गए और इस तरह से अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यही है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अलग अलग छोटे छोटे जो यूनिट्स थे वो मिलके जब एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, मतलब या नेशन बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये अमेरिका का एग्जाम्पल था, ठीक है। अमेरिका इस तरह से फॉर्म हुआ था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको फिर भी एक बार जो लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। देखो यही बोला गया है ना, इक्वली स्ट्रांग, और जो फेडरेशन जो स्टेट्स होते हैं वो इक्वली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दे आर कमिंग टुगेदर बिकॉज दे वांट टू मेंटेन सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है। साथ में क्यों आते हैं? ताकि वो लोग स्ट्रांग रहे। देखो जब एक
एक लकड़ी, एक 25 लकड़ी आप तोड़ोगे तो टूट जाएगी, लकड़ियों का गुच्छा जो होता है उसको तोड़ोगे नहीं टूटेगी, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाती है, साथ में आ जाती है। वही चीज़ बोली गई कि साथ में क्यों आते हैं, ताकि वो लोग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, अपने अपनी जो सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। एग्जाम्पल में बात करें, देखो यूएसए, मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम से ही समझ में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स यूनाइट होके अमेरिका बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही बना है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही बना है, ठीक है, ये लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन से, ठीक है, समझ गए? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। होल्डिंग का मतलब आप जानते हैं, जैसे हाथ एक दूसरे का हम पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होल्ड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। देखो इन दिस टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में अगर हम देखें फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से तो पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थोड़ी सी पावरफुल है, थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू स्टेट, मतलब परफेक्ट फेडरलिज्म इंडिया में नहीं है, ठीक है। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स है, थोड़ा सा हर चीज़ में एक होता है कि एक अपर हैंड है, ठीक है, एक थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है। Here, a large country decides to divide its power between the constituent states and national government, ठीक है। देखो अब ये है इंडिया का एग्जांपल, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया बेसिकली शुरू से एक बड़ा सा यूनिट था, इंडिया वाज नेवर अ स्मॉल यूनिट, इंडिया छोटे छोटे यूनिट से नहीं बना है, इंडिया शुरू से एक बड़ा सा यूनिट था, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े स्टेट्स थे, बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, ठीक है। इस तरह से एक एग्जांपल ले रहे हैं, बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, ठीक है। बाद में ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से हो सके, मतलब कि जो काम, देखो बड़ी यूनिट को अगर संभालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, देखते हो कि स्कूल में क्या होता है कि जब क्लास बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो क्लासेस को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्यों किया जाता है? ताकि क्लासेस को पढ़ाने में ईजी हो, संभालने में आसान हो, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी हमारे क्लास में 70 बच्चे बैठते थे, तो 70 बच्चों का 4 सेक्शन था, अगर सारों को जोड़ दें तो 280 बच्चे, ठीक है, 280 बच्चों को संभालना एक बार में बहुत मुश्किल है, इसलिए सेक्शंस में डिवाइड किया जाता। वही चीज यहाँ पे है, जो बड़े बड़े जो स्टेट्स थे उनको तोड़ा गया, इनको बोला भैया छोटे छोटे कर दो, ठीक है, ताकि संभालने में आसानी हो, ठीक है, काम करने में आसानी हो, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे तोड़ देगा, ठीक है। यही चीज बोली गई है, देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी पावरफुल होती है, हेयर अ लार्ज कंट्री जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जो लार्ज जो कंट्री है अपनी पावर को जो छोटे छोटे स्टेट्स हो गए, ठीक है, उसमें डिवाइड करती है, ठीक है, बेसिकली यही बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया इंडिया के एग्जाम्पल है, इंडिया हो गए, स्पेन हो गई, बेल्जियम हो गई, ये सब एग्जाम्पल है किसके? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी बात होगा कमिंग टुगेदर से सीधा ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमिंग टुगेदर, ठीक है, साथ में आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और जहां बोल देगा होल्डिंग टुगेदर, अपना देश होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। इन दिस कैटेगरी वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में कुछ कुछ जो है यूनिट्स उनके पास ज्यादा पावर्स है, कुछ यूनिट्स पास कम पावर है। अगर हम बात करें सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके कंपैरिजन में कम पावर्स है, लोकल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से भी कंपैरिजन में कम पावर्स है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का स्थिति आसान है भाई अभी यहाँ इंडिया में, कि अगर हम बात करें तो पेपर्स में बहुत कुछ है कि हाँ लोकल गवर्नमेंट पास ये पावर है, वो है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, पर कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ सब चीजें पेपर पे है, एक्चुअली में लोकल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कंट्री में, ठीक है, ये चीजें आप जान लो, है ना। तो इंडिया की ये अभी ये जो सिनारियो है वो चल रही है इंडिया में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब सॉरी एक टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें लिखा जाता है कि इंडिया इज अ यूनियन, आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा रहेगा इंडिया इज अ यूनियन, ठीक है। तो इंडिया यूनियन बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया तो फेडरल सिस्टम है, तो यूनियन कैसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। देखो एक फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास द ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। एक फेडरल सिस्टम का बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली स्टेट को नहीं बोल सकता कि चलो चाय बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पास इतना पावर नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी बोलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट कर देगी, ठीक है, उसका अपना पावर है भाई, है ना, अपना उसका भी ईगो है कि नहीं। अब आप छोटे भाई को या छोटी बहन को कुछ भी बोलोगे तो थोड़ी एक बार में कर देती है कि नहीं, उसका भी अपना ईगो है ना, ये चीज़ है।
द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसर टू द गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली बात करें तो अगर एक ग्लास है, ठीक है, इसको मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और ये एक मार्कर है, इसको मान लो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास अपनी पावर है, वो अपना कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, तो इसका जो मन करेगा वो करेगा अपने पावर से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ नहीं सकती इससे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, ये पावर जो है इससे क्या करो, भाई मेरी स्टेट में जो करूं, तेरा काम है नेशन संभालना, कंट्री संभालना, तो कंट्री संभाल, ठीक है। ये चीज है बेसिक फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम ये बोलता है, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इंडिया में क्या सिस्टम है, ये मैं बता रहा हूं कि फेडरल सिस्टम बोलता क्या है, ठीक है। अब देखो, अंडर द यूनिटरी सिस्टम, अगर यूनिटरी सिस्टम की बात की जाए, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स और आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखो, अभी तक हमने फेडरल सिस्टम को पढ़ा, उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, या तो उसमें एक ही गवर्नमेंट रहे, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, या फिर क्या हो कि जो यूनिट्स हो, मान लो उसमें लेवल है भी, मान लो सेंटर स्टेट लोकल का लेवल उसमें है भी यूनिटरी सिस्टम में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के अंदर काम करते हैं। फेडरल सिस्टम में वो अंदर नहीं फ्रीली काम कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की माया पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दया करता है उन पे, तब वो काम करते हैं। इस तरह से होता है यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। आई होप आपको फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का मतलब समझ में आ गया हो। फेडरल में सेंटर स्टेट और लोकल के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, यूनिटरी सिस्टम में सेंटर के अंदर स्टेट और मतलब कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, जैसे नौकर काम करते हैं ना वैसे काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे भैया अपने अपनी पावर है सबके पास, ठीक है, ये चीजें। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट। देखो, यूनिटरी सिस्टम में सेंटर बोल सकता है बड़ा चाय बना, और उस टाइम पे स्टेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के अंदर काम कर रही है, नौकर है। तो मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नौकर है, वैसे लिख नहीं दे रहा हूँ नौकर है वहां पे, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं करना, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि नौकर जैसा काम करता है, ठीक है। वो बोलेगा भाई चाय बनाओ, तो चाय बनानी पड़ेगी उसको, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में ये होता है, मैं इसलिए आपको ये ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे ये चीज, ठीक है। आप एग्जाम में अगर याद करने की कोशिश करो तो वो तुरंत याद आ जाए, ठीक है। फेडरल सिस्टम में चाय नहीं बनवा सकते हैं, यूनिटरी में बनवा सकते हैं, ठीक है। बोथ द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम आर सेपरेटली आंसर्ड टू पीपल, ठीक है। दोनों का सिस्टम अपना अपना है, ठीक है। कहीं पे कुछ कंट्रीज में फेडरल सिस्टम है, जैसे यूएसए में फेडरल सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, कनाडा में फेडरल सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम का अपना अपना कुछ फायदा है, वो शायद इसमें है कि नहीं आपको पता नहीं मुझे, पर देखते हैं, ठीक है। अगर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो मैंने को बताया बेसिक वो समझ लो, ठीक है। देखो, अब इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाती है, क्यों इंडिया एक फेडरल कंट्री है वो हम देखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया क्यों इंडिया फेडरल कंट्री है, बट देख लो फिर भी। इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition। आप सबको पता है कि इंडिया में जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना 1947 में, ठीक है। उसके बाद हम जो इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है, एक पार्टीशन के बाद। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन स्टेट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बॉस, यह बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे बनता है, वैसे यहाँ पे यूनियन स्टेट्स को लोग समझ लेते हैं कि नहीं इंडिया भी वैसा ही है, होल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान नहीं देना है, इसको छुपा दो हाथ से, ठीक है। सिर्फ पढ़ने के लिए जानो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को यूनियन स्टेट्स बोलता है, बट इंडिया एक फेडरल कंट्री है, याद रखना है, ठीक है। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on principle federalism, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कहीं फेडरल बोला नहीं गया, बट इंडिया के जो फीचर्स है जो गवर्नमेंट के वो पूरी तरह से फेडरल फीचर्स है, ठीक है। देखो, टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात, इंडिया में टू टीयर सिस्टम गवर्नमेंट का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सबको पता है। आपकी जो स्टेट है उसकी अपनी गवर्नमेंट है और सेंटर में अपनी गवर्नमेंट है, बताया मैंने आपको, ठीक है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड अ टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनियन है, उसकी गवर्नमेंट है, तो उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट को स्टेट बोलते हैं। 3 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इंडिया में जो है वो 3 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। देखो, A third tier of federalism was added later in the constitution in the form of पंचायत से म्यूनिसिपैलिटीज। मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट पे पंचायत वगैरह काम करती है, ठीक है। तो ये पहले नहीं था हमारे यहाँ पहले सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है।
बाद में इसमें एडिशन हुआ, बोला गया कि नहीं यार, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट मान लो एक स्टेट को संभाल रही है, बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोकल लेवल पे जो चीजें हैं वो हो नहीं पा रही थी। लोकल लेवल की चीजें मतलब जैसे सॉरी, आप किसी जगह पे रहते हो, ठीक है, और वहाँ का रोड जो है, लोकल जो रोड है विलेज का, आप किसी विलेज में रहते हो, वहाँ का जो लोकल रोड है वो खराब हो गया है, ठीक है, पुलिया टूट गई है, तो उस पर कौन ध्यान देगा? और स्टेट गवर्नमेंट भाई पूरे स्टेट पे ध्यान दे रही है, ठीक है, तो उस टाइम तक उसको उस चीज़ को ठीक करते करते, सारी चीज़ों को देखते देखते बहुत टाइम लग गया था, बहुत स्लो प्रोसेस हो गया था। मान लो कल को यहाँ पे रोड खराब हो गई, मैंने अर्जी डाल दी कि भाई रोड खराब हो गया है, ठीक है, तो कल ये फिर स्टेट के पास जाएगा, फिर स्टेट सोचेगी, फिर एक्शन लेगी, तो बहुत टाइम लगता था, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि एक लोकल गवर्नमेंट की नीड है, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर मेरे पास अभी लोकल गवर्नमेंट होती विलेज में, तो मैं स्टेट के पास क्यों जाता? मैं लोकल गवर्नमेंट को बोलता भैया देखो रोड खराब हो गई है, ठीक करवाओ, तो वो मेरा महीने में ठीक हो जाता, ठीक है, हफ्ते भर में ठीक हो जाता अगर छोटी चीज होती तो, ठीक है। तो इसलिए थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन फॉर्म ऑफ पंचायत, ठीक है, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। अभी आप देखते होंगे अगर आप सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, और बहुत सी जगह पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पे क्या था ना कि अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई किस पे लॉ बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि दोनों का अपना लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है वो यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। अब मान लो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना रही है, स्टेट बोलेगी नहीं भाई हम नहीं मानते हैं लॉ, हम नहीं मानेंगे, तुम क्या कर लोगे, ठीक है। कल को स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हम कुछ लॉ बना रहे हैं, स्टेट यूनियन बोलेगी कैसे बना दोगे तुम लॉ, ठीक है, हम नहीं मानते इस चीज को, ठीक है, इस तरह से तो बहुत लड़ाई होती है, ठीक है। कोई भी किसी से खुश नहीं हो सकता है किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम इस प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व कर देते हैं, हम तुम लोगों को अपना अपना दे देते हैं, ठीक है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई तुमको हम एक लिस्ट देते हैं, तुम उसी लिस्ट पे लॉ बनाओगे, उस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स है तुम उस पे लॉ बनाओगे। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि हम तुमको एक दूसरी लिस्ट देते हैं, उसमें जो टॉपिक है तुम उस पे लॉ बनाओगे। अलग हो गया, तुम अपना बनाओ, तुम अपना बनाओ, दोनों किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीजें तो देखते हैं दोनों के लॉ में क्या क्या है। पहली आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स है उन सब पे लॉ सिर्फ सेंटर बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती है, ठीक है। उन सब चीजों पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, उस पर स्टेट नजर भी नहीं देखेगी, नजर भी नहीं मारेगी, उससे स्टेट को कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो यूनियन का काम है तो यूनियन करेगी सिर्फ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट्स, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है? नेशनल इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही वीडियो की कि नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ठीक है। देखो कोई भी जो बैंक होती है वो स्टेट की संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। बैंक जो है वो बेसिकली सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है, इसलिए उस पर जो है लॉ है वो सेंटर ही बनाती है बैंक पे, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत बनती है, और आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशंस हो गया, ठीक है, जियो टेलीकॉम एंड ऑल, ठीक है। करेंसी हो गया, तो करेंसी भी स्टेट की तो नहीं, तो पूरे कंट्री की है, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है वो यूनियन लिस्ट में है, जो कि स्टेट जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अपने अकेले लॉ बना सकती है इस पर, ठीक है, यही चीज बोली गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास आपकी जो मतलब मैं बेट कर सकता हूँ कि आपकी जो क्लास में पढ़ाई गई होगी उससे ज़्यादा डीपली मैं जा रहा हूँ हर चीज़ों में। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जाहिर सी बात है यूनियन लिस्ट में हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो भाई नेशनली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर बनाएगी। स्टेट में हम स्टेट की बात करेंगे, अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भैया कि चलो ये यूपी की स्टेट है तो चलो तुम एक काम करो, तुम एमपी के लिए लॉ बना दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एमपी की अपनी सरकार है भैया, एमपी बनाएगी उस पर लॉ, हम क्यों बनाए, हम अपना देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब फॉरेन अफेयर्स के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे भैया कि फॉरेन अफेयर्स की बात है यार, चलो महाराष्ट्र तुम लॉ बना दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। फॉरेन अफेयर्स इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए फॉरेन अफेयर्स है, तो उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो यार, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो कि क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पुलिस होगी, स्टेट की पुलिस होती है अपनी, ठीक है। ट्रेड हो गया, तो स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में बात करें। इंटर स्टेट ट्रेड, कल को मान लो ये एक ट्रेड है, ये एक स्टेट है,
ये एक दूसरा स्टेट है, तो यहाँ से कुछ यहाँ जा रहा है ट्रेड होके, यहाँ से कुछ यहाँ आ रहा है ट्रेड होके, तो ये सब चीज़ें जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं है, उतना सेंटर उस पर ध्यान नहीं था। सेंटर क्या मतलब, मैं कल को अब देखो कितने सारे ट्रक जाते हैं कुछ कुछ सामान लेकर, यहाँ से राशन लेके जा रहे हैं, यहाँ से सीमेंट लेके जा रहे हैं, तो वो सब इंटर स्टेट ट्रेड है, स्टेट्स का काम है, उसको उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, सेंटर को कोई मतलब नहीं है सब चीज़ से, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स वही होता है। फिर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर भी स्टेट का डोमेन है, स्टेट उसमें काम करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। फिर बात करेंगे इरिगेशन की, तो ये भी स्टेट का काम है। अब नेशनल इंपॉर्टेंस का इरिगेशन तो है नहीं, ठीक है, कि स्टेट में कितना पानी है, कितनी पानी की जरूरत है, कितनी कमी है, कितनी ज्यादा है, तो वो सब चीज स्टेट का काम है, अपना अपना सब काम देखते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट अकेले अपना लॉ बना सकती है, ठीक, सेम चीज। अब यहाँ पे दूसरी चीज, लास्ट चीज आती है, तीसरी लिस्ट, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, वो है कंकरेंट लिस्ट। व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट? ये दो बात होगी, चलो ठीक है, समझ में आ गया है ना, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट क्या होती है वो देखते हैं। देखो बेसिकली कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, बट ना ही वो यूनियन लिस्ट में थे ना ही स्टेट लिस्ट में थे, ठीक है, मतलब ना ही यूनियन लिस्ट में उसको दिया गया था, ना ही उसको स्टेट लिस्ट में दिया गया था, ठीक है। तो उस टॉपिक्स को डाला गया कंकरेंट लिस्ट में, मतलब जो रह गए, जो रेस्ट ओवर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो रह गए उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ठीक है। देखो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, मतलब देखो, और इसमें और सॉरी ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट या कॉमन इंटरेस्ट के हो, मतलब इसमें यूनियन गवर्नमेंट का भी काम हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी काम हो, मतलब ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक जो दोनों के लिए यूजफुल हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सपोज करो बॉर्डर का बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो उस तरह से बात कर सकते हैं। तो वो सब जो टॉपिक्स थे वो कंकरेंट लिस्ट में डाले गए, ठीक है। जैसे एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन जो है वो पूरी कंट्री में है, ठीक है, हर स्टेट में एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन तो भाई कॉमन है ना, एजुकेशन में कोई डिफरेंस है। सीबीएसई बोर्ड पूरे इंडिया में, आईसीएसई इंडिया में, अब भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो उस पर जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट भी दोनों में है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, अगर डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ होती है, ठीक है। अगर एनिमल्स मतलब उससे परेशान हो रहा है तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस पे आ गई। ऐसे फॉरेस्ट स्टेट का बात है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट में मान लो फॉरेस्ट है, तो वहाँ से अगर जो लकड़ियाँ हैं वो सब चोरी हो रही हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है, तो स्टेट भी उसमें लॉ, तो दोनों के डोमेन में आता है। ट्रेड यूनियंस वगैरह जो बनते हैं, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनकी जो यूनियंस होती है, ठीक है, मैरिजेस जो हो गए, ठीक है, उसको दोनों लॉ बना सकती है। कोई भी जैसे ट्रिपल तलाक की बात करें तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया था, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया। अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ मैरिज को लेकर बात हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना बोल दे कि हाँ भाई मैरिज का जो ये है वो तुम इस तरह से करोगे या इस तरह से हो सकता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अब चाहे तो खुद से लॉ अपना बना सकती है, ठीक है, और उसमें यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। अडॉप्शन, अगर बच्चों को अडॉप्ट करना है, किसी को भी अडॉप्ट करना है तो सेंटर स्टेट दोनों बना सकती है। सक्सेशन का बात करना है कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, तो ये सब चीज़ों पे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर दोनों लॉ बना सकती है, यूनियन भी और स्टेट भी, ठीक है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस इन दी सब्जेक्ट्स, वही मैंने बताया। इफ अगर लॉस कंफ्लिक्ट रहते हैं, मान लो कि मैरिजेस की बात करते हैं, ठीक है, मान लो मैरिजेस की बात करते हैं, मैरिज पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, यूनियन को नहीं पसंद में आया, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मान लो बोला गया, स्टेट बोल दिया कि भाई आज से, ठीक है, पॉलीगैमी लीगल है, ठीक है, पॉलीगैमी लीगल, पॉलीगैमी मतलब होता है एक से ज्यादा वाइफ से शादी करना एक टाइम पे, ठीक है। तो सपोज एकदम हाइपोथेटिकल में बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टेट बोल दिया, यूनियन को पसंद नहीं आया या फिर सोसाइटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आया ये चीज, तो उन्हें प्रोटेस्ट करेंगे, तो यूनियन परेशान होगा कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लोग जो है हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, तो यूनियन को परेशानी होगी, ठीक है, तो यूनियन बोलेगा नहीं भाई इसको हटाओ, ये लॉ बेकार है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मान लो कोई किसी भी लॉ को लेकर कंफ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई दोनों में, यूनियन में और स्टेट में, तब क्या होगा, तो लॉ जो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी वही प्रिवेल करेगा। इसका मतलब अगर लड़ाई हो गई है, मान लो मैरिज वाला मेरा एग्जांपल ये, मान लो मैरिज की लड़ाई हो गई है इस लॉ को लेकर, तो लास्टली जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी वही स्टेट को करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा एक देखो ओवर पावर दिखता है, ठीक है, इंडिया में देखो यूनियन गवर्नमेंट की थोड़ी सी ओवर पावरनेस दिखती है हमें, थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ताकत ज्यादा है, ठीक है, सेंटर के पास। आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज है।
सॉरी। सो द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट इंक्लूड एनी थ्री लिस्ट, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, ना स्टेट में, ना यूनियन में, ना कंकरेंट में, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट्स जैसे बात करें कौन कौन से, कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, दैट केम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड आर नोन एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब क्या है, रेसिडुअरी, जो बच गए, ठीक है, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको बोलते हैं रेसिडुअरी। मैंने उनको अब बताया पिछले स्लाइड में कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो बच गए वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का पावर होती है कि वो इन पे लॉ बना सकता है। जो भी बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कोई लॉ बनाना है, अभी हम देखेंगे बिल्कुल करंट अफेयर में तो आईआईटी मद्रास जो है उसने अपना ओएस बनाया है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा भी हम लोग फोन पे क्या एंड्रॉइड यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं एप्पल में, और अगर नॉर्मल फोन यूज कर रहा है स्मार्टफोन तो उसमें एंड्रॉइड होता है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने इंडिया का अपना, ठीक है, उसमें भार BHAROS बनाया है, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया का रहेगा, वो एंड्रॉइड जैसा, ठीक है। तो उस तरह से तो ये सब क्या है, इस पे सेंट्रल लॉ बना सकती है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें हैं, इंडिया में स्थिति किस तरह से चलती है, सब चीजें, ठीक है। अभी आगे और हम समझेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। आधे से ज्यादा छोड़ ही दो, 99% बच्चों को नहीं पता होता यूनियन टेरिटरी क्यों क्या होता है, ठीक है, और क्यों बनाया गया। देखो, जब स्टेट थे तो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको मैं बताऊंगा किसी एक सेपरेट वीडियो में लेके आता हूं, इसके बाद ही लेके आते हैं, ठीक है। आप उसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें नहीं बता सकते, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेट यूनियन टेरिटरी वो होती है, देखो मैं इसको बताऊंगा, अभी लिखा हुआ है इसमें, मैंने आपको ऐड किया है। देखो, कुछ यूनिट होते हैं इंडियन यूनियन के, इंडियन जो यूनियन है, इंडिया का यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो यूनियन है विच एंजॉय वेलिटर पावर, ठीक है। देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, इस तरह से, इसमें बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, है ना, बट कुछ छोटे छोटे स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स नहीं बोल, छोटे छोटे यूनिट्स बोल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे गोवा देखोगे अगर मैप पे तो इतने छोटा सा गोवा है, ठीक है। चंडीगढ़ देखोगे इतना छोटा सा है, दिल्ली देखोगे इतना छोटा सा है, ठीक है। इसमें क्या छोटी छोटी चीजें है सॉरी, छोटे छोटे यूनिट्स है, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिनके पास बहुत लिटिल पावर, बहुत कम पावर होती है, ठीक है। देखो, दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैं बताया गोवा, चंडीगढ़, दामन एंड दीव, ठीक है, दादरा नगर हवेली, उसके बाद फिर ये दिल्ली, ठीक है, ये सब क्या यूनियन टेरिटरीज है। टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब ये लोग इतने छोटे हैं ना यार कि ये लोग स्टेट नहीं बन सकते। देखो, स्टेट बनने के लिए स्टेट के अंदर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्टेट पैसा कमाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, मैंने को बताया अभी, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, टैक्सेस पे करते हैं हम, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। स्टेट भी अपने आप में बहुत सारा काम करता है, इसके पैसे, उसके पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो वो सब से स्टेट पैसा कमाता है, तब जाकर स्टेट एक वर्क कर पाती है अच्छे से। ये सब इतने छोटे हैं कि इसमें मतलब उतना काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक स्टेट हम लोग नहीं बना सकते हैं। मैं बोल रहा था कि ये लोग इतने छोटे हैं कि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और इनको दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया सकता। देखो, अब अगर आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई अगर ये इतने मतलब इतने छोटे हैं, ठीक है, या फिर खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब खुद इतने पैसे इनके पास, खुद इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता इनके पास, ठीक है, तो इनको जो बगल वाले स्टेट है उनके साथ मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है। गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कराना चाहिए, ठीक है, या फिर चंडीगढ़ को मर्ज करना चाहिए पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, ठीक है, इस तरह से करके मर्ज कर देना चाहिए। मर्जर क्यों नहीं करवा दिया गया, क्यों अलग से एक यूनियन टेरिटरी नाम की चीज बनाई गई, ठीक है। देखो, इसलिए क्योंकि जब स्टेट्स को बनाया जा रहा था, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट आप जान लो, जब स्टेट्स को बनाया जा रहा था तब यार क्या हुआ था कि बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी गई थी, ठीक है, कि पहली चीज थी कि लिंग्विस्टिक, मतलब जो लोग एक कल्चर के, इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर का है यार, ठीक है, हर जगह कल्चर अलग है, बिहार कल्चर अलग है, यूपी कल्चर अलग है, ठीक है, झारखंड कल्चर अलग है, ठीक है, अब वेस्ट बंगाल जाओगे तो उसका कल्चर अलग है, ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर है। तो ऐसा सोचा गया कि पहले तो जो सेम कल्चर के लोग हैं, जो जिनका कल्चर सेम है, वो लोग एक साथ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि दूसरे लड़ाइयाँ कम हो। दूसरी चीज की एडमिनिस्ट्रेशन करने में, यानी काम करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें देख कर बनाई गई थी। इनको नहीं मर्ज किया जा सकता दूसरे स्टेट के साथ, क्योंकि दूसरा स्टेट का कल्चर अलग है, इनका अलग है, ठीक है। दिल्ली वालों का अलग कल्चर है भाई, ठीक है, अगर बात करें चंडीगढ़ का अलग कल्चर है, तो इनको
मर्ज नहीं किया जा सकता किसी रीजन से, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है कि मर्जर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, देखो तो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, ये सब यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ अ स्टेट, इनके पास स्टेट्स की जैसे पावर नहीं होती, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट्स नहीं होती। स्टेट के पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पास अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस एरिया, मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी सब कुछ होती है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर राज करती है, जैसे स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसमें यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है, ठीक है। सारी चीजें वही देखती हैं, ठीक है। ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर शेयरिंग कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, द पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अगर बात करें पार्लियामेंट की, ठीक है, तो पार्लियामेंट अकेला इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, फॉर एनी चेंज, किसी भी चेंज, और पार्लियामेंट को कुछ भी लॉ को अगर चेंज करना है, ठीक है, जो कि पावर शेयरिंग के बारे में है, पावर शेयरिंग चैप्टर 1 है सिविक्स का, मैंने आपको बताया है, ठीक है, पूरा वन शॉट उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको देख लो, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट मतलब पावर शेयरिंग की अगर कोई बात है तो उस पर पार्लियामेंट अकेले उस लॉ को चेंज नहीं कर सकता। अगर उसको चेंज करना है, ठीक है, तो पहले उस लॉ, उस एक्ट को, उस बिल को दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा इज अपर हाउस, लोकसभा इज लोअर हाउस, ठीक है। बेसिकली लोकसभा जो होता है वो उसमें एमएलए बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। हम जो जिन्हें जब हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन होते हैं, जब हम जिन्हें वोट करते हैं तो वो लोग लोकसभा में बैठते हैं, यहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ठीक। और ये राज्यसभा दूसरी हाउस है, ठीक है। तो जब तक कोई भी बिल इन दोनों हाउसेस से पास नहीं होता, मतलब पहले यहाँ पे बिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे बातें होगी बिल के बारे में, फिर बिल यहाँ से पास होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ बातें होंगी बिल के बारे में, ठीक है, इस तरह, ठीक है, विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। मतलब 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे सपोज करो एक हाउस में 30 मेंबर है, हम एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा कि 30 मेंबर है, टोटल 30 मेंबर है, ठीक है। उसमें 2/3 मेजोरिटी मतलब अगर इसको 2/3 से हम लोग अगर ऐसे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको अगर ऐसे कर दें तो अगर 3 से काटेंगे तो 10 में कट जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बच्चों को बताना पड़ रहा है, पर बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 into 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20, मतलब एटलीस्ट, यहाँ बोला गया एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 20 लोगों का सपोर्ट होगा तभी, ठीक है। 20 लोग यहाँ से इस हाउस से सपोर्ट करें और 20 लोग इस हाउस से सपोर्ट करें, मतलब जितने मेंबर्स है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं 30 लिए इसलिए मैं 20 बोल रहा हूँ, जितने मेंबर्स है एक्चुअली में उस सबसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, ठीक है। देन इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है। जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, कम से कम उनमें से हाफ जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर है, हाफ जो स्टेट का जो सिस्टम है, ठीक है, वो उसको पास कर दे, वो उस बिल को सपोर्ट कर दे, तब जाके पावर शेयरिंग जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात की गई है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो मतलब कहने का आसान भाषा में जाने तो पार्लियामेंट अकेला लॉ चेंज नहीं कर सकता है। लॉ चेंज करने के लिए उसको पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस से एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है, बात बन सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, पावर डिवीजन को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना अपना डिसीजन बनाती है, ठीक है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द रिसोर्सेज बाय लेवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है कि वो लोग अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब हो गया रेवेन्यू, ठीक है, जो कमा रही है पैसा उसको बढ़ा सकती है, कैसे, टैक्सेस डाल के, ठीक है। कल को हम कुछ भी किसी पे भी टैक्स लगा सकते हैं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो क्यों, ताकि वो लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके, जिससे गवर्नमेंट चल सके। मतलब गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है किसी भी रीजन से, मतलब गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट चलाने में दिक्कत हो रही है,
तो टैक्सेस को उसने थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा अप कर दे, जैसे जीएसटी बढ़ती जा रही है हर साल, है ना। तो इस तरह से मतलब टैक्सेस को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट के पास है या सेंटर के पास है, उसको मतलब निभाने के लिए हो सकता है कि जितने पैसे पहले थे, जितने टैक्सेस आ रहे थे, उस टैक्सेस से अब काम नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे मान लो पहले आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी, तो उस टाइम घर चल रहा था, अब 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, अब घर नहीं चल पा रहा 20,000 में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो तब जाके जो चीज़ है वो सही से काम कर पाती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला चेक पॉइंट आएगा इस, ठीक है, ये हम लेते हैं वीडियोस में। देखो अब अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया उस चीज़ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे। फेडरलिज्म की बात करें तो डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, ठीक है, अपना अपना जुरिडिक्शन था डिफरेंट ईयर्स का। मेंशन वन एरिया रिगार्डिंग विच दे हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, ठीक है। एक ऐसा एरिया बताइए जिसके लिए उनके पास खुद का जुरिडिक्शन है, मतलब वो खुद उस पर लॉ बना सकते हैं। ये बेसिकली बात कर रहा है सेंटर, यूनियन और स्टेट लिस्ट की, ठीक है। यूनियन पे सेंटर बना सकती है और स्टेट पे स्टेट बना सकती है, ठीक है, वही चीज बोली जा रही है क्वेश्चन में। नेम वन सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था, ठीक है। मैरिज अभी मैंने आपको बताया। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया डैश फेडरेशन, अभी मैंने आपको बताया क्या है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। मैरिज एंड अडॉप्शन अंडर, अभी मैंने आपको बताया कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। एरियाज दैट आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एक्जिस्टिंग स्टेट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, और आई होप आपको वीडियो का पार्ट 1 पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, और जल्द ही पार्ट 2 मतलब नेक्स्ट डे ही अपलोड हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी पार्ट 2 रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। सो ये तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर पहले वाले वन शॉट्स आपने नहीं देखी है तो जाके उसको चेकआउट करो, वन शॉट्स आपको बहुत हेल्प करेगी आपके लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन होती है उसको बूस्ट करने में। एंड थैंक यू सो मच।